नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अतुल। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। परमाणु ठिकानों पर हमले के जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की धमकी दी। कहा भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। इजराइल के ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी। ईरान इजराइल संघर्ष से उपजे हालात पर बैठकों का दौर जारी। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची राष्ट्रपति पुतिन से मिलने पहुंचे मॉस्को। आईएईए ने की आपातकालीन बैठक। कहा कूटनीति के जरिए हो समस्या का समाधान। ईरानी संसद के होर्मुज को बंद करने के प्रस्ताव पर शीर्ष सुरक्षा परिषद लेगी अंतिम निर्णय। बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी। शेयर बाजार पर भी दबाव का असर। कनिष्क त्रासदी की 40वीं बरसी आज। आयरलैंड के कॉर्क में हाकिस्टा मेमोरियल में हरदीप सिंह पुरी ने दी पीड़ितों को श्रद्धांजलि। कहा त्रासदी ने भारत आयरलैंड के संबंधों को और प्रगाढ़ किया। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता को बताया समय की मांग। छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय अर्धसैनिक बल जवानों से किया संवाद। गृह मंत्री ने कहा जवानों का देश के प्रति समर्पण और कार्य अतुलनीय और असराहनीय। और आइए सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण खबर बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ संवाद किया। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, उन्होंने वहां पर जवानों के साथ संवाद किया। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है और जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर जवानों से बातचीत की है और मुलाकात की है। तो ये दृश्य हम आपको कुछ देर पहले के दिखा रहे हैं। और आइए अब शुरुआत करते हैं। ईरान इजराइल के बीच जारी संघर्ष में अमेरिका की एंट्री के बाद से अब ईरान और अमेरिका में जुबानी जंग शुरू हो गई है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब ईरानी सेना के निशाने पर होंगे। ये बयान अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े हवाई हमलों के बाद सामने आया है, जिसमें अमेरिका ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने का दावा किया था। इन हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गंभीर चिंता जताई जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम से पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने अमेरिका को धमकी देते हुए जारी संघर्ष से दूर रहने की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी हमलों को लेकर कहा कि अमेरिका को भी इन हमलों का करारा जवाब मिलेगा। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सोशल मीडिया एक्स पर ईरान में किए गए ताज़ा हमलों के बारे में जानकारी दी है। आईडीएफ ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर करीब 20 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के किरमानशाह, हमादान और तेहरान में स्थित ठिकानों पर एक साथ हमला किया। आईडीएफ के मुताबिक ये कार्रवाई ईरानी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने,
और क्षेत्र में हवाई नियंत्रण सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा है, जिससे इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही बताया कि यह ऑपरेशन ईरान की आक्रामक गतिविधियों और संभावित खतरों को रोकने के उद्देश्य से अंजाम दिया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 3 प्रमुख सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर वर्तमान ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की सेना की भी जमकर तारीफ की। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हालांकि सत्ता परिवर्तन शब्द का प्रयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन यदि वर्तमान ईरानी शासन इसे फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा। मेक ईरान ग्रेट अगेन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान की स्थिति के संबंध में एक आपातकालीन बैठक की। एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने बैठक में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को संबोधित किया। ईरान की स्थिति के संबंध में महानिदेशक ने कहा कि ईरान, इजराइल और पश्चिम एशिया को शांति की आवश्यकता है। ईरान इजराइल संघर्ष का समाधान युद्ध से नहीं, कूटनीति से होना चाहिए। We are meeting today in the midst of a serious conflict involving 3 IAEA member states, during which Iran's nuclear sites are coming under attack. The weight of this conflict risks collapsing the global nuclear non-proliferation regime. But there is still a path for diplomacy. We must take it. Otherwise, violence and destruction could reach unimaginable levels, and the global non-proliferation regime that has underpinned international security for more than half a century could crumble and fall. अमेरिका के ईरान पर किए गए हवाई हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कल एक आपात बैठक की। बैठक के दौरान रूस, चीन और पाकिस्तान ने एक साझा मसौदा प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पश्चिम एशिया में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने अमेरिका पर एनपीटी का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिका की कार्यवाहक प्रतिनिधि ने कहा कि ईरान ने बातचीत की प्रक्रिया को लगातार बाधित किया है और वो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन गया है। इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि ने भी ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कूटनीति का दिखावा कर रहा है, जबकि वो मिसाइल निर्माण और यूरेनियम संवर्धन जैसे कार्यों में लगा हुआ है। साथ ही रूस के प्रतिनिधि ने अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका का यह हमला वैश्विक नियमों के खिलाफ है। बैठक के दौरान सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों के बीच गहरे मतभेद देखने को मिले, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की राह और कठिन होती दिख रही है। ईरान की संसद ने उसके 3 परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी बमबारी के बाद तेल के समुद्री जहाजों के प्रमुख मार्ग होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी दे दी है। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि अंतिम निर्णय सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद लेगी। रणनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित होगी। होर्मुज जल डमरू मध्य को अगर बंद किया जाता है तो तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा होगा और महंगाई भी बढ़ेगी। ईरान के नियंत्रण वाले इस प्रमुख समुद्री तेल मार्ग के जरिए खाड़ी देशों से दुनिया भर को तेल की सप्लाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया का 26% कच्चा तेल व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। अगर इसमें रुकावट आती है या फिर इसे बंद किया जाता है तो इसका असर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों के साथ ही भारत पर भी देखने को मिल सकता है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कनिष्क त्रासदी की आज 40वीं बरसी है।
आयरलैंड के कॉर्क स्थित आहकिस्टा मेमोरियल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आयरलैंड के पीएम एम मार्टिन भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 को कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा ने बम विस्फोट से उड़ा दिया था। ये घटना आयरलैंड के कॉर्क तट के पास हुई थी, जिसमें विमान में सवार सभी 329 यात्रियों की मौत हो गई थी। ये अब तक की सबसे घातक आतंकवादी घटनाओं में से एक मानी जाती है, जिसने न केवल भारत बल्कि कनाडा और आयरलैंड समेत पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया था। वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये त्रासदी कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक जानबूझकर किया गया जघन्य हमला था, जो कट्टरपंथी आंदोलनों से जुड़े चरमपंथी तत्वों द्वारा किया गया था। We are gathered here today with deep sorrow and heavy hearts to remember the 329 innocent lives that perished on that fateful day, June 23rd, 1985, exactly 40 years ago. The tragedy was not an accident. It was a deliberate, heinous attack carried out by extremist elements associated with fringe and radical movements who sought to weaken and still seek to weaken countries by such actions through terror. आगे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद आज भी एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, जिसे कई देश बहुत अच्छी तरह जानते हैं। Terrorism and extremism remain a very real present-day threat, one that many of our countries know very well. What is often forgotten is the terrorist takes away the most fundamental of rights, the right to life. And whether the act is committed on 9/11 or 26/11 or Pahalgam, the effects are exactly the same. Innocent lives of people who have nothing to do with the differences that might emerge end up laying down their lives. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अतुलनीय साहस और पुरुषार्थ का परिचय दिया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान हमेशा श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन। डॉक्टर मुखर्जी जी राष्ट्रीय एकता के सच्चे सूत्रधार थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में विभाजनकारी तत्वों से कभी समझौता नहीं किया और सत्ता को तिलांजलि देकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना से देश को राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने वाला राजनीतिक विकल्प दिया और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। मातृभूमि के ऐसे सच्चे उपासक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन असंख्य भारतीयों को युगों युगों तक मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। एक प्रतिष्ठित राजनेता, विद्वान और देशभक्त, उन्होंने अपना जीवन भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उनके आदर्श राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम को भारत का अहम हिस्सा बनाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 72वें पुण्यतिथि पर सभी जगह हमारे लाखों कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में आज कार्यक्रम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म बंगाल में हुआ और जिनका बहुत बड़ा योगदान आज़ादी में और वर्तमान में जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, जो हम पंजाब देख रहे हैं और जो हम आसाम देख रहे हैं, इसको जो हम भारत का हिस्से के रूप में देख रहे हैं, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को हुए उपचुनाव के नतीजे अब तकरीबन साफ हो गए हैं। गुजरात की 2 सीटों में से 1 सीट सत्ताधारी भाजपा ने जीती है, जबकि 1 आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। कड़ी विधानसभा सीट से भाजपा के राजेंद्र कुमार दानेश्वर चावड़ा उर्फ राजू भाई ने कांग्रेस के रमेश भाई चावड़ा को 39,000 से अधिक मतों से पराजित किया, जबकि गुजरात के विसावदर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने भाजपा के किरीट पटेल को 17,500 मतों से पराजित किया। केरल की नीलांबूर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के ए शौकत ने माकपा के एम स्वराज को 11,077 वोटों से हराया। उधर पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट से सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस के भारत भूषण आशु को 10,637 मतों से हराया। पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की अलीफा अहमद भाजपा के आशीष घोष से 22 राउंड की गिनती के बाद 50,000 से भी अधिक मतों से आगे चल रही हैं। कालीगंज में अभी एक और राउंड की गिनती बाकी है। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI का 12वां राष्ट्रीय छात्र दीक्षांत समारोह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए और उन्हें संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत में अभिलेखों का इतिहास बहुत पुराना है। ICMAI भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ICMAI प्रतिभा पेशेवरों को भी तैयार कर रहा है, जो कॉरपोरेट क्षेत्र के आयातकों के साथ व्यवसायों की मदद करेंगे। Accounting has a long history in India. Kautilya's Arthashastra offers detailed guidance on account keeping, not only for the kingdom's treasury but also for its manufacturing units. It speaks of the cost factor too, and its lessons can be easily applied to today's governments and private corporations. Throughout the history, accountants have enjoyed high esteem in our society. This institute is the largest cost and management accounting body in the world, with about 1 lakh qualified CMAs and around 5 lakh students pursuing the CMA course. It has also been nurturing talent, producing cost accounting professionals who help businesses achieve cost competitiveness. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अप्रैल 2025 के लिए अपने अनंतिम पेरोल आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार अप्रैल माह में कुल 19,14,000 नए सदस्य EPFO से जुड़े हैं।
ये मार्च 2025 की तुलना में 31.31% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। ईपीएफओ के अनुसार वर्ष दर वर्ष तुलना में भी अप्रैल 2024 की तुलना में इस वर्ष पेरोल में 1.17% की वृद्धि दर्ज हुई है, जो देश में रोजगार के अवसर बढ़ने और सामाजिक सुरक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता में इजाफा होने का संकेत देता है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक के जलालपुर में रहने वाले हिंदुओं को बड़ा झटका लगा है। पुलिस ने पिछले 629 वर्षों से आयोजित किए जा रहे रथ यात्रा के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कालियाचक का जलालपुर रथ यात्रा उत्सव सद्भाव का मिलन स्थल है। पश्चिम बंगाल पुलिस के इस फैसले को लेकर दक्षिण मालदा के भाजपा संगठनात्मक अध्यक्ष अजय गांगुली ने कड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस का अनुसरण कर रही है। उनका दावा है कि ये रथ यात्रा उत्सव देवोत्तर भूमि पर हो रहा है। पुलिस भू माफियाओं को इसे जब्त करने में मदद करने के लिए अनुमति देने से इनकार कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिवर्ष होने वाली अखिल भारतीय स्तर की प्रांत प्रचारक बैठक इस वर्ष दिनांक 4, 5 और 6 जुलाई 2025 को देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रही है। ये बैठक दिल्ली के केशव कुंज स्थित संघ कार्यालय में होगी। देश भर के सभी प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक एवं क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारक बैठक में उपस्थित रहेंगे। संघ की संगठन रचना में कुल 11 क्षेत्र एवं 46 प्रांत बनाए गए हैं। इस बैठक में संघ प्रेरित विविध संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी शामिल होंगे। दक्षिणी फ्रांस के कैंप लार्जेक ला कैवेलरी में भारत फ्रांसीसी संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 8 चल रहा है, जिसमें दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियों ने आपसी तालमेल और विश्वास को बढ़ाने के लिए अभ्यास किया। इस अभ्यास में भारतीय सेना की ओर से जम्मू और कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी और फ्रांसीसी सेना की 13वीं फॉरेन लीजन हाफ ब्रिगेड ने हिस्सा लिया, जिसमें लड़ाकू शूटिंग, बाधा पार करना, संयुक्त योजना अभ्यास जैसी गतिविधियां शामिल रहीं, जिसमें भारतीय सेना ने अपनी नई पीढ़ी की मॉड्यूलरिटी और सटीकता का प्रदर्शन किया। फ्रांसीसी टुकड़ी ने अपनी सटीकता, बहुमुखी प्रतिभा और मजबूती के लिए प्रसिद्ध फ्रंटलाइन हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल किया, जिसमें लाइव फायरिंग और सामरिक युद्धाभ्यास के दौरान तालमेल ने दोनों सेनाओं की परिचालन तत्परता और युद्ध दक्षता के उच्च मानकों को दर्शाया। ये सैन्य अभ्यास भारत फ्रांस रक्षा सहयोग को दर्शाता है और क्षेत्रीय स्थिरता, तकनीकी सहयोग और सामूहिक सुरक्षा उद्देश्यों के प्रति साझा सहयोग की पूर्ति करता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।